नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का 60 नंबर का लेक्चर है और हम देख रहे थे पॉलिटी का जो 7 नंबर की यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, उसके अंदर जो 8 नंबर का जो चैप्टर था स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, इसको हमने कल के लेक्चर में ख़त्म कर दिया था। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG इसको हम पढ़ने वाले हैं। देखो, ये वर्ड आपने सुना ही होगा CAG, ये काफ़ी न्यूज़ में होता है। CAG की रिपोर्ट वगैरह आपने सुना होगा, CAG की रिपोर्ट आई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो CAG जो है एक बहुत बड़ा ऑफिस है हमारे देश में, और जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, समझ गए। तो CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये 9 नंबर का चैप्टर है, इसको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए CAG से रिलेटेड इतने आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे हुए। सबसे पहले क्या, आर्टिकल 148 बात करता है कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में। आर्टिकल 149 बात करता है ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में। 150 नंबर का जो आर्टिकल है वो बात करता है फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और स्टेट के पास कौन से अकाउंट्स हैं, कौन से फॉर्म के अकाउंट्स हैं, उसके बारे में बात करता है। और आर्टिकल 151 जो है वो बात करता है ऑडिट रिपोर्ट्स, जो कौन से रिपोर्ट्स है ऑडिट रिपोर्ट्स, और वो CAG कौन से रिपोर्ट निकालता है, इसके बारे में। समझ गया आप। अब उस चीज़ को हमने इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, मतलब हमें जो हमारा जो चैप्टर है CAG वाला आज का, उसको पढ़ने के लिए हमने सिंप्लीफाई करने के लिए उसको ऐसे 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है। जैसे मैंने बताया ना, ये अकाउंट्स वगैरह देखता है, ये ऑडिट करता है। तो ये हम इस वाले में देखेंगे, सारा कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली CAG ये ऑफिस है क्या और इसका काम क्या है। उसके बाद अपॉइंटमेंट एंड टर्म, इनकी अपॉइंटमेंट क्या होती है, कैसे होती है, इसका टर्म कितने, कार्यकाल कितना होता है, वो देखेंगे। उसके बाद इंडिपेंडेंस, CAG के पास काम करने में कितना इंडिपेंडेंस होता है, उनकी ड्यूटीज़ एंड पावर क्या क्या होती हैं, उसका रोल क्या होता है। और CAG एंड कॉर्पोरेशंस, तो CAG जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट का ऑडिट नहीं करता, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी, जैसे BSNL वगैरह गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं, उनका भी ऑडिट का जो जिम्मा होता है वो CAG के कंधे पे ही होता है। तो वो भी हम देखेंगे। तो इस तरीके से हमने हमारा जो चैप्टर इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है आर्टिकल 148 बात करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन में 148 आर्टिकल है वो सारा CAG के बारे में जितना कुछ लिखा है वो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो क्या क्या लिखा हुआ है, चलो उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें आर्टिकल 148 है, वो प्रोवाइड करता है एक इंडिपेंडेंट ऑफिस प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है CAG। और ये जो ऑफिस है ये CAG के नाम से ही प्रचलित है। ये जो बंदा, मतलब ये जो होता है पर्सन जो CAG होते हैं, ही इज़ अ हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। तो क्वेश्चन आएगा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड कौन होते हैं, तो उधर देंगे प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। तो इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स के जो डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो होते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हमारे देश के जो CAG वो होते हैं, ही इज़ अ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री बोथ द लेवल एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। समझ गए कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है कि मतलब ये जो CAG ये गार्डियन होते हैं पब्लिक का पर्स, मतलब पब्लिक का जो पैसा है, बैंकों वगैरह मतलब जो रखा है देश में, पब्लिक का जो पैसा है उसके ये गार्डियन होते हैं और ये कंट्रोल करते हैं हमारे देश के सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कंट्रोल करते हैं CAG। समझ गए आप। तो ये शशिकांत शर्मा है, ये फिलहाल अभी हमारे CAG, समझ गए। उसके बाद आगे एक वर्ड जो है इस पर क्वेश्चन आता है, एक वर्ड मतलब एक लाइन में इस पर क्वेश्चन आता है। द रोल ऑफ CAG इज अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो फील्ड है उसमें पार्लियामेंट से द्वारा जो कोई लॉ आता है उसको, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसको अपहोल्ड करने का काम करता है CAG। उसके बाद जो BR अम्बेडकर है, ये BR अम्बेडकर इन्होंने क्या बोला था पता है CAG के बारे में, CAG शाल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन आएगा कि डैश ऐसा आएगा और आगे आएगा सेड दैट CAG शाल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसा किसने बोला था, तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर इन्होंने बोला था। आगे इस पे भी क्वेश्चन आता है, इस पे भी बता रहा हूँ मैं, एक सेंटेंस है ना, एक सेंटेंस पे क्वेश्चन आता है। आगे CAG इज वन ऑफ बुलवर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द इंडिया, द अदर्स बीइंग द सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड पब्लिक सर्विस UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, UPSC। समझ गए। ये उसके साथ साथ अलॉन्ग विथ, इनके साथ साथ प्लस CAG, ये जो चार है ना, ये हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया की उसके बुलवर्क से, ऐसा यहाँ पे बोला गया है।
समझ गए, मतलब इसका जो CAG का जो पद है इनके बराबर है, इसके सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और UPSC इसका जो कद है इनके बराबर का कद है। आगे द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनकी जो अकाउंटेबिलिटी थी टू द पार्लियामेंट इन द स्पेयर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज टू सिक्योर थ्रू ऑडिट रिपोर्ट ऑफ CAG। मतलब हमारे देश में जो हम लोगों को चुन के भेजते हैं, बराबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, बाद में जाके उनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे देश का जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, ये रिस्पॉन्सिबल है किसको, एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेबिलिटी इनकी रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट को, बराबर, लोकसभा को अकाउंटेबल है। तो ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की जो अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे देते हैं वो CAG की रिपोर्ट के थ्रू देते हैं। CAG का जो रिपोर्ट होता है उसको पेश करके ये लोग देते हैं, इसका मतलब ये है। आगे CAG एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी जहाँ पे हमने देखा था, ये आपको याद होगा पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, इसके पब्लिक अकाउंट कमेटी के गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर होते हैं कौन, CAG। CAG इज एजेंट ऑफ पार्लियामेंट एंड कंडक्ट द ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। ये जो एक्सपेंडिचर हमारे देश में जितना कुछ खर्चा होता है, छोटी छोटी चीज़ों से लेके जितने गवर्नमेंट ऑफिस से कोई भी चीज़ हो जहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा खर्चा होता है हमारे देश में, एक्सपेंडिचर जो होता है उस एक्सपेंडिचर का जो ऑडिट होता है, मतलब ये जो पैसा खर्चा हुआ है ये सही तरीके से हुआ है या धांधे, मतलब जो भी हो, समझ रहे क्या, वो पैसे का जो ऑडिट होता है वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा, मतलब पार्लियामेंट करवाता है CAG के द्वारा। तो CAG जो है वो एजेंट ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि ऑडिट, एक तो CAG क्वेश्चन आएगा, एजेंट ऑफ पार्लियामेंट कौन है, CAG है, और पार्लियामेंट के बिहाफ पे, पार्लियामेंट के कहने पे वो एक्सपेंडिचर का ऑडिट कंडक्ट करवाता है। और देयरफॉर CAG इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, ही इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू पार्लियामेंट। CAG जो है वो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं। क्वेश्चन आएगा कि CAG जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल है क्या, तो नहीं, CAG गवर्नमेंट को नहीं है, CAG पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है। समझ गए आप। तो उसके बाद आगे, तो ये अब तक अभी आपको समझ गया होगा CAG क्या होता है। CAG का ऑफिस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, जो कि हमारे देश का जितना भी ऑडिट सिस्टम है उसको देखता है। ऑडिट्स, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें अभी हमने जो देखी वो सारे इससे रिलेटेड है, CAG से रिलेटेड। आगे हम देखते हैं इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है और इनका टर्म क्या होता है, समझ गए। आगे यहाँ पे देखो, CAG को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो क्वेश्चन आएगा CAG को कौन अपॉइंट करता है, CAG अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और CAG बिफोर टेकिंग हिज ऑफिस, मतलब उनको चार्ज, जो ऑफिस का चार्ज है वो लेने से पहले उनको ना एक प्रेसिडेंट के सामने एक शपथ लेनी पड़ती है। देखो यहाँ पे, बिफोर द प्रेसिडेंट के सामने इनको ओथ और अफर्मेशन शपथ लेनी पड़ती है कि टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ इनका जो ट्रू फेथ और एलिजेंस रहेगा। उसके बाद टू अपहोल्ड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद ड्यूली एंड फेथफुली एंड द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज, नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस विदाउट फेयर, समझ रहे, मतलब अफेक्शन को डरे बिना डरे वही अपना जो जितना भी दिमाग खोपड़ी में दिमाग नॉलेज है, एबिलिटी है, सबको यूज़ करके बेस्ट, समझ रहे, देश के प्रति अपनी सर्विसेज देंगे। एंड टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करेंगे और लॉ को अपहोल्ड करेंगे। ये शपथ लेते ही वो, और इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इनको शपथ दिलाई जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, समझ गए। आगे देखो यहाँ पे अपॉइंटमेंट, CAG इज अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन हो गया। इनका टेन्योर होता है 6 साल का, और एक तो 6 साल या 65 एज, ये हमने देखा था झोल क्या होता है। एक तो कम से कम 65 एज तक के काम कर सकते हैं या मिनिमम 6 साल तक काम कर सकते हैं, तो ये भी हमने देख लिया। उसके बाद क्या है, इनकी सैलरी जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा तय की जाती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उसके इक्वल होती है। मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है हमारे देश के CAG, इनकी सैलरी जो जज होती है सुप्रीम कोर्ट के उनकी इक्वल होती है। और वो कौन तय करता है, डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और कहाँ से आती है वो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब ये जो फंड है, जब पार्लियामेंट में बजट आता है तो वहाँ पे जो होता है ना, चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है, इस पर वोटिंग होती नहीं, इसलिए कुछ भी हो जाए CAG का पेमेंट कटता नहीं, इसलिए इनके पास इंडिपेंडेंस है। अब इनको अगर रिजाइन करना है तो क्या होगा फिर, CAG को अगर रिजाइन करना है, देखो, ही कैन रिजाइन एनी टाइम फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग रिजाइनेशन लेटर टू प्रेसिडेंट। अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट, अगर रिजाइन करना है तो प्रेसिडेंट ही रिजाइन कर सकती है। और अगर कल ऐसा पता चलता है कि कोई CAG जो कि झोल कर रहा है, मतलब पैसा खा रहा है, करप्टेड है, कुछ भी हो, उनको अगर अपने पद से हटाना है तो फिर कैसे हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है या नहीं, तो हटाया जा सकता है। देखो, ही कैन बी ऑल्सो रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड इन द मैनर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जाता है अपने पद से, वैसे ही प्रेसिडेंट इनको अपने पद से हटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को वैसे हटाया जाता है जैसे कौन अपना जो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको हटाया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे हटाया जाता है,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउस से बिल पास करके प्रेसिडेंट के पास जाके साइन करने के बाद, इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, 2/3 मेजोरिटी से हटा जाता है। मतलब सीएजी को हटाना इतना, मतलब समझ रहे क्या, गली के टपरी पे जाके चाय पे जितना इतना ईजी नहीं है सीएजी को हटाना। मतलब दोनों हाउस से, लोकसभा में 552 जो मेंबर है उसमें से आपको लगभग लगेंगे 300 लोग का सपोर्ट। राज्यसभा में जो 250 मेंबर है उसमें से लगेगा आपको 175 लोग का सपोर्ट। इतना सपोर्ट के बाद उनको हटाया जा सकता है। तो इतना मतलब अब तक किसी सीएजी को हटाया गया नहीं है, समझ गए आप। तो वापस एक बार कंसोलेट करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। अपॉइंटमेंट सीएजी की होती है प्रेसिडेंट द्वारा, जिस पे क्वेश्चन आता है वो चीज़ें हम देखते हैं। सीएजी का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, उनका जो सैलरी वाला रही वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के जितना होता है। इनका कार्यकाल होता है टेन्योर 6 साल का, एक तो 6 साल तक ये काम, मतलब इनका टेन्योर होता है, या 65 तक, मतलब इनका अगर 62 में ये इनकी जो एज है वो 60 हो गई या 62 हो गई फॉर एग्जांपल 62, और उनको अपॉइंट कर दिया जाए सीएजी, तो अपने आप ये 65 हो जाएंगे, तो अपने आप रिटायर हो जाएंगे। या फिर 6 साल अगर उनका 65 से पहले कंप्लीट हो जाता है, फिर 6 साल ये अपनी जो सर्विसेज वो दे पाएंगे। ये रिजाइन कर सकते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हटा सकते। कैसे? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, समझ गए। यहाँ तक जो हमने देखा अभी देखो, और क्या है यहाँ पे, इन अदर वर्ड्स ही कैन रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास बाय द, मतलब वही मैंने जो बताया ना, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये 2 रीजन के चलते हुए स्पेशल मेजोरिटी से इनको हटाया जाता है, समझ गए। ये चीज़ हमने देखी थी, सुप्रीम कोर्ट के जो जज को हटाया जाता है उस केस में। तो इस तरीके से हमने जो 2 चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन आते हैं, सीएजी वाला, जो सीएजी क्या होता है और उनका टर्म अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, इनको जो सैलरी जाती है वो पार्लियामेंट के द्वारा दी जाती है, रिजाइन करना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देंगे, शपथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाएंगे, निकालेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इतने 5-6 चीज़ों पे जो क्वेश्चन आते हैं वो हमने यहाँ पे देख ली, समझ गए। अब हम देखते हैं ये जो चीज़ें ना, इंडिपेंडेंस, ड्यूटीज़, रोल, ये इस पर इतना कुछ खास क्वेश्चन, मतलब ये डिस्क्रिप्टिव के लिए होता है, जो यूपीएससी के मेंस के एग्जाम होती है उसके लिए होता है, पर फिर भी हम इसको छोड़ने वाले हैं नहीं, उसको देखने वाले, एक आध कोई क्वेश्चन निकलता है तो भी। अब इंडिपेंडेंस देखो, सीएजी का इंडिपेंडेंस क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द फॉलोइंग प्रोविजन टू सेफगार्ड एंड द इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ सीएजी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना, अभी देखो आप खुद सोचो, ये भाई सब कौन है, ये चौकीदार है, पूरा हमारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है हमारे देश का, उसके चौकीदार है सीएजी। क्योंकि जितने भी ऑडिट्स होते हैं, जैसे अभी बीएसएनएल कंपनी गवर्नमेंट की, उसका ऑडिट होगा सीएजी करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सारे फाइनेंशियल, उनको जो फंड दिए जाते हैं, जो मिनिस्टर को फंड दिए जाते हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री होती है उनको फंड दिए जाते हैं, सबका जो ऑडिट होता है वो कौन करता है, सीएजी करवाता है। तो ये तो चौकीदार हुए, तो भाई साहब इनको तो पैसे खिला के भी ये किया जा सकता है ना, समझ गया। इनको पैसे खिला को कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश की जा सकती है, पर इनके पास इंडिपेंडेंस है इसलिए ये कर नहीं सकती वो चीज़, पर इनको धमकाया जा सकता है। तो ये इनका इंडिपेंडेंस बरकरार रखने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजन की, ताकि इनको कोई बाटली में ना उतार ले, या इनको कोई हम ना पहुँचाए, जैसे इनका पैसा ना काट ले, या इनको धमकी ना दे तुम्हें मैं पद से हटा दूंगा। तो इस तरीके की चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने करके रखी। तो कौन सी चीज़ें वो हमें देखनी। देखो, ही इज़ प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ टेनर, इनको 6 साल या 65, ये सिक्योरिटी ऑफ टेनर जो है ये इनको फिक्स मतलब दे दिया है। इनको अगर हटाना है तो इतना आसान नहीं, समझ गए। इनको हटाने के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्रोसीजर, देखो इनको कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसीजर उसके हिसाब से हटाना पड़ता है। तो ये भी इसकी वजह से क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टेनर है और आसानी से हटाया नहीं जा सकता, इसलिए ये इंडिपेंडेंस है इनके पास, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। उसके बाद ये जो एक बार ये रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस इधर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इन स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको बाद में किसी भी पद पे एलिजिबल नहीं होते। ये इनको जब ये जो रिटायर हो जाएंगे उसके बाद इन्होंने घर पे बीवी बच्चों के साथ ही टाइम निकालना है, इनको कहीं गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिलती उसके बाद। बट एक्चुअली इनको ये अंबानी टाइप के लोग हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनी वाले, वो ले लेते हैं, समझ रहे, पर गवर्नमेंट में इनको जॉब नहीं मिलती। हिज सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशन आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ही इज इक्वल टू पे, मतलब ये तो हमने देख लिया कि इनकी सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करती है, और जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उतनी होती है, उसके इक्वल होती है। आगे नेदर ऑफ, इसकी जो सैलरी या इसको जो मतलब जैसे कि सीएजी को अपॉइंट हुआ है तो इनको जितनी प्रिविलेज दी जाती है अपॉइंट होने के बाद, मतलब जो अपॉइंट कर दिया, और इनकी जो सैलरी अपॉइंटमेंट के बाद इनको जितनी भी चीज़ें दी गई है उसको आप डिसएडवांटेज, मतलब उसको अपॉइंटमेंट के बाद उसको छीना नहीं जा सकता, समझ गए। पेंशन में से कुछ भी नहीं छीना जा सकता। कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग इन द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ सीएजी आर प्रिस्क्राइब बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीएजी। समझ गए, मतलब इंडियन ऑडिट और अकाउंट में कोई भी बंदा काम कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, तो सीएजी के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के तहत सीएजी प्रेसिडेंट को कंसल्ट करके बता सकता है कि ये सीएजी मतलब इनकी सर्विस और कंडीशन को तय कर सकता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की। उसके बाद क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस ऑफ सीएजी इंक्लूडिंग इसकी सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन, सबका सब जो है ना वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। ये तो मैंने इससे पहले बताया, मतलब इसमें ये चार्ज एक्सपेंडिचर है, इस पर बजट में वोटिंग नहीं होती, मतलब कोई ऐसा नहीं हो सकता कल की इसका पेमेंट काट नहीं, मतलब नहीं काटा जा सकता। उसके बावजूद सीएजी के पास क्या है, फर्दर नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट सीएजी, नो मिनिस्टर कैन represent the CAG in parliament both houses and no minister
कैन कॉल्ड अपॉन टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्शन डन बाय हिम। मतलब जो मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर है वो सीएजी को बोल नहीं सकता आके पार्लियामेंट में ये करो, या कोई भी मिनिस्टर है वो सीएजी पे एक्शन नहीं ले सकता। इसलिए क्या है, सीएजी धपाधप समझ गया सबका करप्शन बाहर निकालती है। तो ये देख लिया हमने इंडिपेंडेंस। आगे ड्यूटीज़ देखो यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 149 ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ सीएजी इन रिलेशन टू द अकाउंट ऑफ यूनियन एंड द स्टेट एंड एनी अदर अथॉरिटी बॉडी। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया है, आर्टिकल 149 में ये डाल दिया कि सीएजी के पास क्या क्या पावर होगी, वो सब प्रिस्क्राइब किया है। उसके तहत उस आर्टिकल को यूज़ करके, आर्टिकल 149 को यूज़ करते हुए हमारे पार्लियामेंट में एक उन्होंने एक्ट लाया था 1971 में, इंदिरा गांधी ने एक एक्ट लाया था, उसका नाम है सीएजीज ड्यूटीज़ पावर कंडीशन सर्विस एक्ट 1971। उस जो एक्ट है, द एक्ट वॉज अमेंडेड 1976 में, वापस ये एक्ट अमेंड किया गया और उसको उस टाइम सेपरेट बना दिया, अकाउंट फ्रॉम ऑडिट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो अकाउंट फ्रॉम ऑडिट है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से सेपरेट कर दिया गया था, यहाँ पे देखिए। उसके बाद इनकी जो ड्यूटीज़ है और पावर है उस एक्ट में लिखी गई थी, ड्यूटीज़ एंड फंक्शन ऑफ द सीएजी लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या ड्यूटीज़ है, अब देखो यहाँ पे सीएजी क्या क्या जो मतलब क्या क्या कांड कर सकता है सीएजी। देखो यहाँ पे ऑडिट द अकाउंट्स रिलेटेड ऑल द एक्सपेंडिचर, सारे जो खर्चे किसके, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब जहाँ से गवर्नमेंट का सारा पैसा निकलता है, सबकी सैलरी वैलरी निकलती है, उसका ऑडिट का काम, मतलब उधर उस अकाउंट से अगर 100 रुपये निकले साल में, तो वो 100 रुपये वहाँ ही मतलब जहाँ जाने थे वही गए, या बीच में धांधलीबाजी हुई, बीच में करप्शन हुआ, ये ऑडिट का काम सीएजी के पास होता है। उसका बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट, सारे जो स्टेट है उनका जो पैसा खर्च हो रहा है वो सही हो रहा है क्या, वो भी चेक करने का काम है। एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी जो होती है दिल्ली विल्ली केजरीवाल, उस टाइप के यूनियन टेरिटरी में जो पैसा खर्चा होता है वो भी, तो हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली जो जिनके पास, जैसे पौंडीचेरी और दिल्ली, अब फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर में इस कैटेगरी में आ जाएगा, जो 3 यूनियन टेरिटरी हमारे यहाँ पे जिसके पास लेजिस्लेचर है, इनका भी जो कंसोलिडेटेड फंड है इसका भी ऑडिट कौन करते हैं, सीएजी करते हैं। आगे ऑडिट ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो होता है, एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एज वेल एज कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट। मतलब हमारे यहाँ पे देखो, हमने देखा था पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, हमारे देश में कितने अकाउंट होते हैं, 3 अकाउंट होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड ये जो होते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तीनों के तीन जो स्टेट के होते हैं और सेंटर के, तीनों का ऑडिट करने का काम होता है सीएजी के पास। मतलब देखो सीएजी कितना हाई लेवल पावर है इसके पास। ऑडिट ऑफ ऑल ट्रेडिंग, जो ट्रेड होते हैं, ट्रेड मतलब कौन से, ये जो शेयर मार्केट वगैरह होता है उसके ऑडिट करनी। मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, हमारे इंडिया का जो बैलेंस शीट है, मतलब हमने इस साल 100 रुपये कमाए, 200 रुपये गवाए, मतलब 200 रुपये खर्च किए, तो इसका भी ऑडिट। एंड अदर्स के सब्सिडरी अकाउंट्स केयर्ड बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनका ऑडिट का काम भी किसका है, सीएजी का है। आगे ऑडिट ये क्या है, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंटर एंड ईच स्टेट सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द रूल्स एंड प्रोसीजर इन द behalf आर डिजाइन टू सिक्योर एंड इफेक्टिव चेक असेसमेंट कलेक्शन प्रॉपर, ये छोड़ो, मतलब समझ गया। रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का ये देखता है सेंट्रल और स्टेट लेवल का, ये बाकी सारी चीज़ें। ऑडिट एंड रिसिप्ट एक्सपेंडिचर ऑफ फॉलोइंग, कौन से ऑल बॉडीज ऑथोराइज सब्सटेंशियली फाइनेंशियल ऑफ सेंट्रल और स्टेट रेवेन्यूज, सारी जो बॉडी जो सेंट्रल और स्टेट लेवल के जो समझ रहे क्या, और पैसे के फाइनेंशियल अथॉरिटी, वो चीज़ें उनका ऑडिट एंड रिसिप्ट देखना। एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर मतलब क्या, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है बीएसएनएल है, उन्होंने साल में कितना पैसा कमाया, जैसे कि उन्होंने 1000 रुपये कमाए, कितना खर्च किए 900 रुपये, तो 1000 कमाए वो सही से 1000 ही कमाए थे या ज़्यादा कमा के धांधलीबाजी की थी, या 900 खर्च, तो 900 जो खर्च किए वो सही खर्च किए क्या, ये चीज़ें उसको रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर देखना। उसका मतलब कितना खर्च आया और कितना गया। गवर्नमेंट कंपनी जो होती हैं, अदर कॉर्पोरेशंस रिक्वायर्ड, मतलब जो जैसे गवर्नमेंट कंपनीज है इनका ऑडिट करना। और कल कोई प्राइवेट कंपनी जिसने बहुत बड़ा झोल कर दिया, बहुत बड़ा करप्शन कर दिया, लोगों का पैसा डुबाया, ऐसा वैसा कुछ होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है इनका ऑडिट करना है, और अगर प्राइवेटली किया जाए तो उसमें झोल हो सकता है, तो वो सीएजी को बोल सकते हैं आप इसका ऑडिट करो। समझ गए, यही यहाँ पे लिखा है। आगे क्या है, ऑडिट ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और स्टेट गवर्नमेंट जो है, इनके सारे जो ट्रांजेक्शन कौन से, डेप्ट, इनका कर्जा, क्या है, सिंकिंग फंड्स, डिपॉजिट्स, एडवांस, सस्पेंस अकाउंट, मतलब सारे जो अकाउंट है ना, इसका ये क्या कर सकते, ऑडिट कर सकते सारे ट्रांजेक्शन का प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेके। उसके बाद ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ एनी अथॉरिटी व्हेन रिक्वायर्ड, प्रेसिडेंट जब और गवर्नर, अगर किसी स्टेट के गवर्नर या प्रेसिडेंट इनको बोलते हैं कि आप इस अकाउंट का ऑडिट करो, वो भी ये कर सकते हैं। अकाउंट ऑफ लोकल बॉडीज जैसे म्यूनसिपैलिटीज वगैरह, उनका भी ये अकाउंट ये कर सकते हैं। उसके बाद सीएजी जो है वो एडवाइसेज द प्रेसिडेंट विथ रिगार्ड टू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म इन विच अकाउंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट शैल बी केप्ट, मतलब ये क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि सारे जो अकाउंट है उससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें उससे ये
प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं, ये अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ये आर्टिकल 150 में लिखा था, अभी का जो हमने पढ़ा ना कि प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन जो हमारे यहाँ पे देखो, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म्स इन विच अकाउंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट शैल बी केप्ट, कौन से फॉर्म में सेंट्रल और स्टेट का गवर्नमेंट का अकाउंट रखना चाहिए, इसका प्रिस्क्रिप्शन का एडवाइस देते हैं ये प्रेसिडेंट को। ये आर्टिकल 150 में लिखा है। और आर्टिकल 151 में ये लिखा है कि जो ये होते हैं हमारे सीएजी होते हैं, वो अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पे रखते हैं। ये आर्टिकल 151 के तहत ये होता है। आगे जो ये सीएजी सबमिट रिपोर्ट वही बताए, जो स्टेट होते हैं गवर्नर को भेजते हैं स्टेट के, और फिर वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने वो रखते हैं। यहाँ पे देखो सर्टिफाइड नेट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो सीएजी ना वो नेट प्रॉफिट जो होता है मीन्स प्रोसीड द टैक्स और ड्यूटी माइनस कलेक्शन, मतलब जो टोटल हमारा जो प्रॉफिट होता है जो सा खर्चा होने के बाद उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ये जो है असर्टन्स एंड सर्टिफाई, ये नेट प्रॉफिट को भी सर्टिफाई करने का काम जो होता है वो सीएजी का होता है, और इनका सर्टिफिकेशन फाइनल होता है। सीएजी जो होते हैं वो एक्ट एज अ गाइड फ्रेंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, ये हमने देखा था। इसका ये गाइड की तरह काम करते हैं। ये कंप्लाइज एंड मेंटेन द अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के, ये भी अकाउंट को सही से रखते हैं। अब देखो सीएजी सबमिट द 3 ऑडिट रिपोर्ट्स, क्वेश्चन आएगा सीएजी कौन से ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। सबसे पहले जो है वो देखो ये ऑडिट क्या है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रिसिएशन अकाउंट, एप्रिसिएशन जो अकाउंट होता है उसका ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंस अकाउंट का ऑडिट रिपोर्ट, और पब्लिक अंडरटेकिंग का जो होता है ये ऑडिट रिपोर्ट होता है। ये 3 ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। प्रेसिडेंट ले डाउन द रिपोर्ट, प्रेसिडेंट दोनों हाउस के सामने रिपोर्ट रखते हैं। आफ्टर द पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामाइन द रिपोर्ट्स फाइंडिंग टू पार्लियामेंट, मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उस रिपोर्ट को एग्जामिन करती है और फिर उसकी फाइंडिंग को पार्लियामेंट को देती है कि इसने ऐसे ऐसे काम किया था। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंपेयर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर विथ एक्सपेंडिचर सैंक्शन बाय पार्लियामेंट थ्रू एप्रोप्रिएशन एक्ट, मतलब जितना खर्चा पार्लियामेंट ने बताया कि इस साल में आपने इतना ही खर्चा करना है इस डिपार्टमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो देखता है कि एक्चुअल जितना खर्चा करने को बताया गया था उतना खर्चा हुआ है क्या, ये चीज़ देखता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, समझ रहेगा, थ्रू द एप्रोप्रिएशन एक्ट। वाइल द फाइनेंस अकाउंट जो है वो एक्चुअल रिसिप्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट क्या है, डिसबर्समेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ये क्या है डिसबर्समेंट, मतलब जो खर्चा है वो ये एनुअल ये देखता है, फाइनेंस अकाउंट देखता है। एप्रिसिएशन अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट ऐसे 2 अकाउंट अलग अलग होते हैं। यहाँ पे देखो एप्रिसिएशन अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट। आगे क्या है, तो इस तरीके से ड्यूटीज़ और पावर जो होती है सीएजी की, ये हमने एकदम डिटेल में देख लिया। अब ये देखते हैं उनका रोल और सीएजी एंड अदर कॉर्पोरेशन जो होते हैं वो देखते हैं। अब देखो रोल क्या है, सीएजी हैज़ मोर फ्रीडम विद रिगार्ड ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर देन विद रिगार्ड टू ऑडिट ऑफ रिसिप्ट एंड स्टोर एंड स्टॉक, मतलब एक्सपेंडिचर खर्चा होने का जो ऑडिट है, जो चीज़ खर्चा हुई उसको ऑडिट करने का जो पावर है उसमें सीएजी को ज़्यादा फ्रीडम है। जो पैसा आया है जिसको स्टोर किया है उससे ज़्यादा जो खर्चा है उस पर ऑडिट करने का इनको फ्रीडम ज़्यादा है। वेयरएज इन द रिलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ही डिसाइड द स्कोप ऑफ ऑडिट, जो एक्सपेंडिचर है उस पर स्कोप ऑफ ऑडिट डिसाइड कर सकता है, ये फ्रेम कर सकता है ओन ऑडिट कोड्स एंड मैनुअल्स एंड अप्रूवल ले सकता है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन रिलेशन, समझ रहेगा, मतलब ये चीज़ इसमें कुछ क्वेश्चन आता नहीं यार कौतुक, इसमें कुछ क्वेश्चन आता है क्या, एक मिनट को, हाँ इस पे देखो, यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विजुअलाइज द सीएजी टू बी क्या है कंट्रोलर एज वेल एज द ऑडिटर जनरल, हाउएवर इन द प्रैक्टिस सीएजी इज फुलफिलिंग द रोल ऑफ ऑडिटर जनरल ओनली, नॉट द कंट्रोलर का जो रोल है वो नहीं अदा कर रहा है, सिर्फ ऑडिटर जनरल का रोल ही अदा कर रहा है। आगे क्या है, इन अदर वर्ड, ये कुछ काम करनी है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन इस पर कुछ आता नहीं, हाँ यहाँ पे देखो इन रिस्पेक्ट सीएजी ऑफ इंडियन डिफर्स टोटली फ्रॉम द सीएजी ऑफ ब्रिटेन हु हैज़ पावर ऑफ बोथ, ये इनके पास कंट्रोलर का भी पावर है ऑडिटर जनरल का भी है, हमारे पास सिर्फ ऑडिटर का प्रॉब्लम, ऑडिटर जनरल का पावर है सीएजी के पास। इन अदर वर्ड ब्रिटेन्स एग्जीक्यूटिव कैन ड्रॉ मनी फ्रॉम पब्लिक अकाउंट पब्लिक एक्सचेंजर ओनली विद अप्रूवल ऑफ सीएजी, मतलब हाँ अंग्रेज जो है ना, अंग्रेजों के देश में सीएजी को बिना पूछे हुए ये जो उनके जो एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह है वो वहाँ से पैसे नहीं निकाल सकते, पर हमारे देश में ऐसा पॉसिबल है क्योंकि सीएजी के पास ब्रिटेन के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो हमारे सीएजी के पास कम पावर है, समझ गई। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट सीएजी एंड कॉर्पोरेशन, ये क्या है आपको बताता हूँ। देखो जो सीएजी ना वो सिर्फ गवर्नमेंट, हमने देखा भाई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सारे फंड वनडे सब एक्सपेंडिचर सबका ऑडिट करने का काम सीएजी के पास होता है, उसके साथ साथ कॉर्पोरेशन का भी काम इनके पास होता है। देखो द रोल ऑफ सीएजी इन ऑडिटिंग ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज लिमिटेड, पब्लिक कॉर्पोरेशन मतलब गवर्नमेंट कंपनी जो है उसमें ये ऑडिट कर सकते हैं पर थोड़ा लिमिटेड पावर है। ब्रॉडली स्पीकिंग इन रिलेशनशिप विद द पब्लिक कॉर्पोरेशन फॉल इन द फॉलोइंग 3 कैटेगरी, जब पब्लिक कॉर्पोरेशन उनका 3 कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे सम कॉर्पोरेशन आर ऑडिटेड टोटली डायरेक्ट बाय सीएजी, कुछ कॉर्पोरेशन ऐसे होते हैं
जिनका ऑडिट सारा का सारा सीएजी करता है, जैसे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, समझेगा, ओएनजीसी। यहाँ पे देखो ओएनजीसी जो है, ओएनजीसी विदेशी कंपनी हमारे गवर्नमेंट की जो कि पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारे देश के लिए भी, और कुछ ऐसे देश जैसे वेनेजुएला वगैरह वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता है, वहीं पे बेचता है और वो पैसे वहाँ में बेचता है। तो ओएनजीसी विदेश, एयर इंडिया, समझ रहे क्या, इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन, ये जो सारे सारे एयर इंडिया वगैरह है, बड़े बड़े जो इंडिया के कॉर्पोरेशन है इंडियन गवर्नमेंट के, उसका ऑडिट डायरेक्ट सीएजी करते हैं, समझ गए। सीएजी के मतलब 3 टाइप के कॉर्पोरेशन, मतलब सीएजी का जो ऑडिट है कॉर्पोरेशन से रिलेटेड वो 3 कैटेगरी में आता है। कुछ है उनके पास डायरेक्ट वो करता है ऑडिट, कुछ में लिमिटेशन है। अब दूसरे ऐसे देखो, सम अदर कॉर्पोरेशन आर ऑडिटेड बाय प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स। प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर्स है वो उनको ऑडिट करते हैं, बट अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन ऑफ सीएजी। मतलब सीएजी खुद नहीं करते, पर सीएजी के साथ कंसल्टेंट करके सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट को भेजती है। इफ़ नेसेसरी सीएजी अगर सीएजी को लगता है इसमें कुछ झोल है तो सप्लीमेंट्री ऑडिट भी सीएजी कर सकता है, समझ गए। एग्जांपल कौन से ऐसे कॉर्पोरेशन से, सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, समझ गए, ये दूसरी कैटेगरी हो गए। और तीसरा क्या है, सम अदर कॉर्पोरेशन आर टोटली सब्जेक्टेड टू प्राइवेट ऑडिट। कुछ ऐसे कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, जिनका टोटल ऑडिट जो है वो प्राइवेट लोग करते हैं। इन अदर वर्ड देयर ऑडिट इज डन बाय एक्सक्लूसिवली बाय प्राइवेट प्रोफेशनल ऑडिटर एंड सीएजी डज नॉट कम इन द पिक्चर। सीएजी उसके पीछे मतलब सीएजी से उसका कोई लेन देन नहीं। और वो जो ऑडिट है वो डायरेक्ट सबमिट एनुअली कहाँ पे, पार्लियामेंट में वो डायरेक्ट भेजे जाते हैं। ऐसे कौन से कॉर्पोरेशन से, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC जो है ना वो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI का, मतलब खुद सोचो आप ये कितना बड़ा मतलब है। नहीं, जो हमारा देश का RBI का ऑडिट गवर्नमेंट का जो सीएजी वो नहीं करता, प्राइवेट प्रोफेशनल करते हैं। SBI का भी प्राइवेट करते हैं। फूड कॉर्पोरेशन जो FCI उसका भी प्राइवेट प्रोफेशनल करते हैं। तो यहाँ पे देखो, द रोल ऑफ सीएजी इन ऑडिटिंग गवर्नमेंट कंपनीज का सीएजी का जो रोल है वो लिमिटेड है, फुल नहीं है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको देख लीजिए एक बार। आगे क्या है ये देखो, यहाँ पे दे आर ऑडिटेड बाय प्राइवेट, वही हमने देखा भी, सीएजी आर सप्लीमेंट्री ऑडिट। हाँ, सीएजी कैन अंडरटेक द सप्लीमेंट्री ऑडिट और टेस्ट ऑडिट सच ए कंपनी। बाकी जो ऐसे कंपनी इनका टेस्ट ऑडिट ले सकता है जाके डायरेक्ट रेड मार के, या सप्लीमेंट्री, या मतलब उन्होंने ऑडिट ऑलरेडी जो ऑडिट किया गया है उसका वापस क्रॉस चेक करने के लिए सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकता है। इन 1968 में क्या हुआ था, ऑडिट बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑफिस ऑफ सीएजी टू एसोसिएट आउटसाइड स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट टू हैंडल द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट स्पेशलाइज एंटरप्राइजेस लाइक इंजीनियरिंग एंड स्टील एंड केमिकल्स। मतलब 1968 में क्या हुआ था, एक ऑडिट बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था सीएजी द्वारा, सीएजी के ऑफिस द्वारा, ताकि ये जो अलग अलग जो देखो टेक्निकल एस्पेक्ट है ना ऑडिट स्पेशलाइज एंटरप्राइजेस के, जैसे इंजीनियरिंग या एंड स्टील है, स्पेसिफाइज जो ऑडिट है उसको करने के लिए कुछ आउटसाइड स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट को डाला जाए, इसलिए ऑडिट बोर्ड का स्थापना की गई थी। दिस बोर्ड एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ERC जो रिपोर्ट है उसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी। इस तरीके से ये बोर्ड का मतलब गठन किया गया था। उसमें एक चेयरमैन और 2 मेंबर होते हैं, समझ गए, अपॉइंटेड बाय सीएजी, समझ गए क्या। मतलब ये ऑडिट बोर्ड का स्थापना की गई थी 1968 में, ताकि जो अलग अलग जो कॉर्पोरेशन से, कौन से, जो इंजीनियरिंग स्टील जो स्पेसिफाइड है, तो उसमें जो ऑडिट है उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें होंगी, जैसे वो बोलेंगे हमने ये खरीदा था कंपनी के लिए, वो खरीदा था। अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अब सीएजी को थोड़ी पता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या चाहिए, तो उसमें कुछ एक्सपर्ट लोगों को भी डाला जाए, इसलिए एक ऑडिट बोर्ड किया गया था 1968 में। उसमें एक चेयरमैन होता है, 2 मेंबर होते हैं। द बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द ERC के रिकमेंडेशन पे वो बोर्ड एस्टैब्लिश किया गया था और सीएजी द्वारा उसकी अपॉइंटमेंट होती, समझ गए। तो इस तरीके से हमने ये जो सीएजी एंड कॉर्पोरेशन वाला लास्ट टॉपिक है वो भी देख लिया। और टोटल जो हमारा आज का लेक्चर था सीएजी, कंट्रोलर और एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको हमने एकदम डिटेल में पढ़ लिया। इसके बाहर कुछ आएगा नहीं, क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये जो था टॉपिक, मतलब जो जितना भी मैंने बताया अभी, यूपीएससी का लेवल का था, इसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अब बस ये जो पहले जो टॉपिक है कंट्रोल ऑडिटर जनरल क्या होता है और उसके अपॉइंटमेंट टर्म, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, 6 साल का टर्म होता है, 65 ईयर तक का इनका कार्यकाल होता है, 6 या 65 जो अर्लियर विच वर अर्लियर उनको निकालते प्रेसिडेंट है, वो रिजाइन करना है तो प्रेसिडेंट करेंगे। इनका सर्विस सेंटर पार्लियामेंट डिसाइड करता है और वो उतना ही होता है पैसा सैलरी वैलरी जितना सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। इनको हटाना है तो सेम प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है जो सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने के लिए करनी पड़ती है, समझ गए। इसलिए इनको इंडिपेंडेंस है, ये स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे के सारे और जो कुछ कॉर्पोरेशन है हमारे गवर्नमेंट के, उनको ऑडिट करते हैं कौन, सीएजी, समझ गए। तो ये सारी चीज़ों को हमने एकदम डिटेल में देख लिया। तो इस तरीके से हमने हमारा जो 7 नंबर का यूनिट था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, उसका जो 9 नंबर का चैप्टर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको खत्म कर दिया। अब एक चैप्टर बाकी लास्ट का 7 नंबर यूनिट का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको हम कल खत्म नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे और फिर हमारा ये जो यूनिट है ये खत्म हो जाएगा 7 नंबर का, समझ गए। तो और कुछ है आपका, आपसे अगर इससे रिलेटेड कुछ होगा तो इसके जो नोट्स हैं, मैंने वो नोट्स आपको ऑलरेडी जो ग्रुप्स है आपके, वो उस ग्रुप्स में जो सारे नोट्स हैं वो दे दिए। टोटल हमारे कितने चैप्टर्स थे, 10 यूनिट्स थे,
बराबर है। तो 10 यूनिट में हमारे जो अब तक 7 यूनिट जो है वो कल 7 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। बचे हुए 3 यूनिट है, बचे हुए जो 3 यूनिट है उसमें जो नेक्स्ट यूनिट जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, उसमें लगभग 10 एक चैप्टर है। 9 नंबर के यूनिट में 4-5 चैप्टर है और 10 नंबर के यूनिट में 4-5 चैप्टर है। मतलब लगभग भाई 20 लेक्चर में अप्रॉक्सीमेटली 20 जो लेक्चर है उस 20 लेक्चर में हमारा ये जो पॉलिटी सब्जेक्ट है ये ख़त्म हो जाएगा, बराबर है। उसके बाद फिर हम देखेंगे ज्योग्राफी या जो हिस्ट्री उसको हम स्टार्ट कर देंगे, समझ गए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय।